मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम ट्रेड यूनियन के ड्यूटीज, लायबिलिटीज, हाउ टू कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन आदि के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट के वीडियो में हमने ट्रेड यूनियन का मीनिंग, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ट्रेड यूनियन का, ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिशमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट्स क्या है, फंक्शंस क्या है ट्रेड यूनियन के, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी जो डिटेल्ड वीडियो है वो अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन वीडियो को देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का और समझते हैं कि लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जो ड्यूटी है ट्रेड यूनियन का वो है ड्यूटी टू मेक रूल्स, देखिए सबसे पहला काम है ट्रेड यूनियन का कि ट्रेड यूनियन के ऑपरेशन के लिए, उसके संचालन के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फ्रेम करें। बिना रूल्स के, बिना जो एक प्रकार से ऑपरेशनल प्रोसीजर्स के कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका संचालन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है यानी कॉन्स्टिट्यूशंस है ट्रेड यूनियन का, वो डिटरमाइन करना है। जिस प्रकार हम कंपनी के संचालन के लिए, ऑपरेशन के लिए जो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट के लिए और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम, ये एक्सटर्नल जो लायबिलिटीज है, ऑपरेशनल जो बाउंड्री है वो डिसाइड करता है। तो इसी प्रकार से ट्रेड यूनियन के ऑपरेशन या परिचालन के लिए हमें जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बनाने हैं। नेक्स्ट है ड्यूटी टू कंस्टिट्यूट एग्जीक्यूटिव। अब देखिए, ड्यूटी टू कंस्टिट्यूट एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मतलब मैनेजमेंट टीम से है जो ट्रेड यूनियन को मैनेज करेंगे, उसको गवर्न करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, उसके बिजनेस अफेयर्स को, जो भी उसके कार्य हैं, फंक्शंस हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए जिस टीम को हम जो बनाते हैं मैनेजमेंट टीम, उसी को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव है वो जो है बनाना है, कॉन्स्टिट्यूट करना है। एग्जीक्यूटिव में जो ट्रेड यूनियन के जो भी उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है, उनका जो भी परिचालन संबंधी कार्य के लिए जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनका एक टीम है, उसी को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव के अंदर जो टीम के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम ऑफिस बियरर यानी पदाधिकारियों के नाम से जानते हैं। तो सेकंड जो ड्यूटी है, ड्यूटी टू कंस्टिट्यूट एग्जीक्यूटिव्स। नेक्स्ट है ड्यूटी टू स्पेंड जनरल फंड as required by law, देखिए, जो ट्रेड यूनियन है उसके पास दो प्रकार के जो फंड होते हैं, रिसोर्सेज हैं, एक प्रकार से जो कोष हैं, ठीक है, जिनसे वह अपनी ज़रूरतों को, दैनिक ज़रूरतें हैं या कोई विशेष ज़रूरतें हैं, स्पेशल नीड्स, उनको पूरा कर सकते हैं, उनको फाइनेंस कर सकते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर हैं उनके लिए यूज में ले सकते हैं। दो प्रकार के फंड या फिर कोष होते हैं, फर्स्ट जनरल फंड और सेकंड है पॉलिटिकल फंड। तो देखिए, जो जनरल फंड का जो ऑब्जेक्टिव है वो है जनरल एक्सपेंसेस या डे टू डे एक्सपेंसेस है, उनके लिए जो है पैसे की व्यवस्था करना। और जो पॉलिटिकल फंड है
वो है ट्रेड यूनियन के मेंबर्स और ट्रेड यूनियन के जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उनको फुलफिल करने के लिए जो फंड की व्यवस्था करना है। तो देखिए, ड्यूटी टू स्पेंड जनरल फंड एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी जो जनरल फंड है उसका एस्टेब्लिशमेंट करना, उसका यूज में लेना। यूज कैसे है कि जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे उनके लिए जनरल फंड है उसको यूज करना एज पर द ट्रेड यूनियन एक्ट। नेक्स्ट है ड्यूटी टू क्रिएट एंड स्पेंड पॉलिटिकल फंड, ड्यूटी टू क्रिएट and spend political fund as required by law। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि एक जनरल फंड है, दूसरा पॉलिटिकल फंड है, तो पॉलिटिकल फंड भी क्रिएट करना और एज पर द लॉ या जो भी ट्रेड यूनियन एक्ट है उसके पर्पस के अकॉर्डिंग उनको यूज में लेना। जो जनरल फंड है या पॉलिटिकल फंड है इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट जो भी हेडिंग है उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे कि जनरल फंड का यूज हम किस पर्पस के लिए कर सकते हैं और पॉलिटिकल फंड का यूज हम किस पर्पस के लिए कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है ड्यूटी टू प्रोवाइड अकाउंट बुक्स, ड्यूटी टू प्रोवाइड अकाउंट बुक एंड लिस्ट ऑफ मेंबर्स for inspection। देखिए, यदि कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई इंस्पेक्शन किया जाता है ट्रेड यूनियन का या कोई किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है, तो उस इंस्पेक्शन के लिए जो ट्रेड यूनियन के द्वारा जो भी उसके अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड जो मेंबर्स है उनका लिस्ट है वो प्रोवाइड करने का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू गिव मेंबरशिप, ड्यूटी टू गिव membership to minors, one who completed 15 years of his age, 15 years of his age। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो माइनर है उनको मेंबरशिप देना है, ये ट्रेड यूनियन का लायबिलिटी है। और मेंबरशिप किसको देना है? जिसने 15 साल कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना, माइनर है, अभी 18 इयर्स कंप्लीट नहीं किए बट 15 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को जो ट्रेड यूनियन का मेंबर बनाने का जो ड्यूटी है, लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी ट्रेड यूनियन का है। नेक्स्ट है, अब देखिए जो 18 इयर्स कंप्लीट है वो तो ऑब्वियसली ट्रेड यूनियन के मेंबर बन सकते हैं,
बट जो अभी तक 18 इयर्स जो है कंप्लीट नहीं किए हैं, 15 इयर्स कंप्लीट किए हैं, उनको मेंबरशिप देने का जो एक प्रकार से विशेष ड्यूटी है ट्रेड यूनियन का। नेक्स्ट है ड्यूटी टू सेंड नोटिसेज, ड्यूटी टू सेंड नोटिसेज। अब देखिए जो ट्रेड यूनियन का बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि जो भी कंसर्न पार्टी है जिससे कि जो ट्रेड यूनियन के कार्यों से प्रभावित होती है, तो उन सभी पार्टियों को, उन स्टेक होल्डर्स को ट्रेड यूनियन की गतिविधियों के बारे में, उसकी एक्टिविटीज के बारे में जो है सूचना देने का कर्तव्य भी है। अब देखिए यदि ट्रेड यूनियन किसी भी ट्रेड डिस्प्यूट के कंसर्न में स्ट्राइक है उसका अनाउंस करती है, या एजिटेशन आंदोलन की घोषणा करती है, हड़ताल करती है, तो ऐसे समय में सरकार को जो सूचना देना है या जो भी लोकल अथॉरिटीज है उनको इन्फॉर्म करने का जो दायित्व है वो ट्रेड यूनियन का होता है। तो ड्यूटी टू सेंड नोटिसेज। नेक्स्ट है ड्यूटी टू सेंड रिटर्न, ड्यूटी टू सेंड रिटर्न। अब देखिए ड्यूटी टू सेंड रिटर्न का मतलब क्या है कि जो कंपनी जो रजिस्ट्रार है ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करता है, उसके पास जो ट्रेड यूनियन के जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की गई है ड्यूरिंग द ईयर, उन सब का जो भी रिक्वायर्ड है वो सभी डिटेल रजिस्ट्रार के पास फाइल करने का ड्यूटी भी रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेगुलर बेसिस पर जो है जो रजिस्ट्रार है उनके पास जो डिटेल है, जानकारी जो जरूरी है रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना, उसका जो ब्यौरा है वो जमा करना है। ठीक है ना, कि कितने मेंबर्स ऐड हुए, कितना आपने कंट्रीब्यूशन है, डोनेशंस प्राप्त किया है, कितना पैसा आपने खर्च किया किन किन एक्टिविटीज पर, तो इन सब की जो जानकारी है वो रजिस्ट्रार के पास है, ईयरली बेसिस पे है, वो जो है सबमिट की जाती है। तो ये कार्य करने का जो जिम्मेदारी है वो भी ट्रेड यूनियन का है। नेक्स्ट, इन पॉइंट्स को आप पहले नोट कर लें, फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट ड्यूटी है या लायबिलिटी है उसको कवर करेंगे। इन पॉइंट्स को आप नोट करने के लिए वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। अब हम 9th नंबर जो ड्यूटी है उसको लिखेंगे, ड्यूटी टू रजिस्टर डिसोल्यूशन, ड्यूटी टू रजिस्टर डिसोल्यूशन within 14 days of such dissolution। अब देखिए डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि जब ट्रेड यूनियन का समापन किया जाता है, ट्रेड यूनियन एक प्रकार का क्या है जो लॉफुल पर्सन है, ठीक है ना, एक प्रकार से कानूनी जो की नज़र में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है, और इसके जो राइट्स हैं एक जो लॉफुल पर्सन होता है उस वैसे जो उसके राइट हैं वैसे ही राइट्स ट्रेड यूनियन के हैं, ठीक है ना। इसका ट्रेड यूनियन का अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है अपार्ट फ्रॉम देयर मेंबर्स एंड परपेचुअल सक्सेशन है। तो इस प्रकार से जो ट्रेड यूनियन का जब डिसोल्यूशन होता है तो यानी ट्रेड यूनियन की
जो है उसका एंड माना जाता है डिसोल्यूशन को, यानी डिसोल्यूशन के बाद जो ट्रेड यूनियन है वो समाप्त हो जाता है। तो जब भी ट्रेड यूनियन को समाप्त किया जाता है या डिसॉल्व किया जाता है तो उसकी जो सूचना है वो विदिन 14 डेज है, वो रजिस्ट्रार के पास है, वो सबमिट करना है। यानी रजिस्ट्रार को ट्रेड यूनियन के डिसोल्यूशन की जो है इंफॉर्मेशन जो है दी जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ड्यूटी टू मेक available the books and documents available the books and documents to register। अब देखिए, जो रजिस्ट्रार है ट्रेड यूनियन का, इसके पास जो बुक्स है ट्रेड यूनियन की और जो भी अदर डॉक्यूमेंट है उन सभी को जो है एक प्रकार से सबमिट करना है या रजिस्ट्रार के इंस्पेक्शन के लिए उनको अवेलेबल करवाना है। तो ये जो ड्यूटी है ये भी ट्रेड यूनियन का है। अब देखिए, जो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार एक प्रकार का गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट का अधिकारी है, जिसका ड्यूटी है कि वो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करे, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की तरफ से है उनको कम्युनिकेट करें और ट्रेड यूनियन का जो डिसोल्यूशन है उनको रजिस्टर करें। कोई भी यदि ट्रेड यूनियन रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई बदलाव किया उसको रजिस्टर करें। तो ये सब कार्य करने का जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रजिस्ट्रार की होती है, ठीक है ना। और रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ये जो है एरिया वाइज क्या है, अलग अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्यूटी टू पे फाइन। ड्यूटी टू पे फाइन। अब देखिए, यदि ट्रेड यूनियन ने किसी रूल, जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है या ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की किसी प्रोविजन को वायलेट किया है या कॉन्ट्रावेन किया है, उल्लंघन किया है, तो उस केस में यदि ट्रेड यूनियन पर कोई फाइन लगाया जाता है तो उस फाइन को पे करने का भी ड्यूटी है कि टाइम से फाइन को जो है जो भी फाइन है उसको जमा करना है। ओके, तो ये सभी लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ ट्रेड यूनियन है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। इन पॉइंट्स को आप नोट करें। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड यूनियन एक्ट में, वो है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है उसको आप किस प्रकार से कैंसिल करवा सकते हैं, ये इसके बारे में है। तो आइए समझते हैं कि कैंसिलेशन का प्रोसीजर क्या है और किस प्रकार से ट्रेड यूनियन को कैंसिल के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाया जा सकता है या फिर किया जा सकता है। तो देखिए, जो ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो दो प्रकार से हो सकता है कैंसिल। एक फर्स्ट है ए नंबर पॉइंट, ऑन एप्लीकेशन by the trade union और सेकंड है कैंसिलेशन बाय रजिस्ट्रार
cancellation by the registrar himself. Registrar himself in following condition. अब देखिए दो तरीके हैं ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने का। पहला जो वे है कि ऑन एप्लीकेशन बाय द ट्रेड यूनियन, यानी ट्रेड यूनियन के द्वारा खुद अप्लाई जो है किया जाए, रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करें ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने के लिए। तो उस केस में जो रजिस्ट्रार है वो ट्रेड यूनियन को के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है, उसके पंजीयन को रद्द कर सकता है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही रजिस्ट्रार को ट्रेड यूनियन का जो एप्लीकेशन प्राप्त होगा, उसके बाद रजिस्ट्रार के द्वारा जो ट्रेड यूनियन का जो है जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उस एप्लीकेशन को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसके बाद जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है जो भी उसकी क्वेरी है, उसके बाद वह ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। दूसरा प्रोसीजर क्या है कि जो रजिस्ट्रार है, यानी कैंसिलेशन बाय द रजिस्ट्रार हिमसेल्फ इन फॉलोइंग कंडीशंस, यानी जो रजिस्ट्रार है वह खुद बिना ट्रेड यूनियन के एप्लीकेशन के प्राप्त हुए जो ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर सकता है। तो उसके अंदर क्या कंडीशंस है जिसके अंदर रजिस्ट्रार खुद ऐसा कार्य कर सकता है या खुद जो है ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। तो उसमें जो कुछ कंडीशंस है उनको हमें समझना है। फर्स्ट है इफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट obtained, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, मैं इस साइड में भी देता हूं, obtained by fraud। अब देखिए यदि ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को ट्रेड यूनियन ने फ्रॉड के माध्यम से या फ्रॉडुलेंट प्रोसीजर के माध्यम से प्राप्त किया है, तब उस केस में रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है बिना किसी को पूछे, ठीक है। परंतु इसके अंदर जो है यदि रजिस्ट्रार खुद जो ट्रेड यूनियन के जो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करता है, तो उस केस में सबसे पहले संबंधित ट्रेड यूनियन को इसके बारे में सूचना देना जरूरी है, उसको नोटिस देना है कि वह अपना जो भी पक्ष है वो रजिस्ट्रार के सामने रखे, और इस प्रकार की जो सूचना है वो ट्रेड यूनियन के जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल करने के 2 महीने पहले दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है इफ सर्टिफिकेट इज डिलीवर्ड wrongfully, देखिए यदि सर्टिफिकेट है वो गलती से डिलीवर्ड कर दिया है, तो उस केस में भी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रार। नेक्स्ट है इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन हैज बीन एंडेड, इफ द existence of TU trade union has been ended। देखिए यदि ट्रेड यूनियन ही समाप्त हो जाए, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस, तो उस केस में ट्रेड यूनियन के का रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रार स्वयं कैंसिल कर सकता है। ये कब होगा? जब ट्रेड यूनियन एक प्रकार से उसके मेंबर्स है वो कम हो जाए, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। अभी का जो मेंबर है वो 2 रह गए हैं, ठीक है ना, ओनली 2 मेंबर बचे हैं।
तो उस केस में रजिस्ट्रार है वो आप अपने आप, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली जो ट्रेड यूनियन को है के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट है इफ ट्रेड यूनियन कॉन्ट्रावेंट, if trade union contravene any provisions of this act, any provisions of this act after receiving such notice from registrar, after receiving such notice from registrar, अब देखिए यदि ट्रेड यूनियन ने कोई प्रोविजन है जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में दिया गया है, उस प्रोविजन को उसका कॉन्ट्रावेन किया है, उल्लंघन किया है उस प्रोविजन को, और इस कारण से रजिस्ट्रार ने ट्रेड यूनियन को नोटिस भी सर्व किया है, ठीक है ना, और इसके बावजूद उन्होंने उस जो कॉन्ट्रावेन किया है, उल्लंघन किया है प्रोविजंस को, उसको ठीक नहीं किया है, तो फिर क्या है, रजिस्ट्रार इस प्रकार के ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट है if TU यानी ट्रेड यूनियन allowed any rules to continue in force which is inconsistent with any such provision, अब देखिए if TU allowed any rules to continue in force which is inconsistent with any such provisions, देखिए जो ट्रेड यूनियन के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं, यदि उनका कोई रूल्स ऐसा बनाया है ट्रेड यूनियन ने जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के प्रोविजंस का उल्लंघन करता है, और इसके बारे में जो जानकारी है वो रजिस्ट्रार ने ट्रेड यूनियन को दे दी है, लेकिन अभी तक ट्रेड यूनियन ने उस अपने रूल को में कोई चेंज नहीं किए, बदलाव नहीं किए, और वह उसी प्रकार से चल रहा है जैसा कि पहले ट्रेड यूनियन एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन या उल्लंघन कर रहा था। तो उस केस में रजिस्ट्रार है वो ट्रेड यूनियन के जो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। तो इन पॉइंट्स को आप लिखें। उसके बाद हम जो नेक्स्ट कंडीशंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जो रजिस्ट्रार है वो ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। आप वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को जो है लिख सकते हैं। ओके, हम
नेक्स्ट है 6, ट्रेड यूनियन हैज rescinded any rules providing for any matter provision for which is required by section 6, ठीक है। यानी ट्रेड यूनियन हैज रिसाइंडेड any providing decided any rule providing for any matter provisions for which is required by section 6। अब देखिए जो सेक्शन 6 के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं, इसमें प्रोविजन है कि किस प्रकार से जो एग्जीक्यूटिव है, जो मैनेजमेंट कमेटी है ट्रेड यूनियन के परिचालन के लिए, कंट्रोल के लिए, मैनेजमेंट के लिए, उसका जो गठन किस प्रकार से करना है, ठीक है। और उसके संबंध में जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन कि ट्रेड यूनियन के एग्जीक्यूटिव के अंदर ऑफिस बियरर्स का जो कंप्लीट जो डिटेल है, इंफॉर्मेशन है कि नाम क्या है, एग्जीक्यूटिव में जो मेंबर है या जो व्यक्ति है उनका एड्रेस क्या है, ठीक है ना, ये सभी जानकारी है वो रजिस्ट्रार के पास है, सबमिट करना है। ये उसी प्रकार का कार्य है जैसे कि जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय जो कंपनी के द्वारा कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के मेंबर्स होते हैं, उनकी जानकारी रेगुलर बेसिस पे है कंपनी रजिस्ट्रार को दी जाती है। वैसे ही जो ट्रेड यूनियन है उसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, ठीक है ना, जो उसको मैनेज करता है, तो उसमें जितने लोग हैं उनकी जानकारी है वो रजिस्ट्रार के पास टाइम टू टाइम दी जानी चाहिए। यदि उनके संबंध में कोई उल्लंघन किया जाता है ट्रेड यूनियन के द्वारा, तो फिर रजिस्ट्रार है वो ट्रेड यूनियन को नोटिस सर्व करके और जो ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट है if the registrar is satisfied that required that registered trade union workmen ceases to have the requisite number of members। अब देखिए, वैसे इस पॉइंट को मैंने पहले ही डिस्कस किया था, अगेन डिस्कस कर रहा हूं। इफ the registrar is satisfied that registered trade union workmen ceases to have the requisite number of members। अब देखिए, यदि रजिस्ट्रार है वो इस बात से संतुष्ट हो जाता है
कि जो ट्रेड यूनियन में आवश्यक न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या है वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है या उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में भी ट्रेड यूनियन के जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल किया जा सकता है। यानी न्यूनतम सदस्य संख्या है ट्रेड यूनियन के संचालन के लिए 7, यदि उससे कम जो मेंबर्स हो जाते हैं ट्रेड यूनियन के, तो फिर ट्रेड यूनियन का जो है रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होना निश्चित हो जाता है। इस प्रकार से ये दो मेथड है या वे ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। फर्स्ट, ट्रेड यूनियन के द्वारा खुद इस बात के लिए इनिशिएट किया जाए और रजिस्ट्रार के पास जो है एप्लीकेशन फाइल किया जाए ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए। तो उस केस में जो रजिस्ट्रार है वो अपने तरफ से जो भी है रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन करता है उस एप्लीकेशन फॉर्म की और ट्रेड यूनियन के अफेयर्स का, जो भी उसका एक्टिविटीज़ है या बिजनेस अफेयर्स है, और उसके बाद सेटिस्फाई होने के बाद ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। दूसरा सिचुएशन ये है कि रजिस्ट्रार हिमसेल्फ कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, यानी जो रजिस्ट्रार है वो खुद ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। उसका क्या है कि कंडीशन है, डिफरेंट कंडीशंस है। तो कंडीशंस क्या है, जनरली यदि किसी ट्रेड यूनियन के द्वारा जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 उसके प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया जाता है, या उसमें ट्रेड यूनियन में जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या ट्रेड यूनियन है वो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्रॉडुलेंटली किया गया है, कपटमय तरीके से, या रोंगली जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो डिलीवर्ड कर दिया है, तो उस केस में। बट जब ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रार के द्वारा जो है कैंसिल किया जाता है अपने आप, तो उस केस में ये रजिस्ट्रार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के 2 महीने पहले जो है ट्रेड यूनियन को सूचित करें, नोटिस सर्व करें कि उसने क्या कॉन्ट्रावेन किया है, किन रूल्स का उल्लंघन किया है, या किन आधार पर उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।